हाय फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये समझने के लिए हम मान लेते हैं अपने पास कोई आवेश है। ये क्यू आवेश या इस स्थान पर रखा हुआ है। इस क्यू आवेश को हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर आवेश नहीं, कोई बल्ब रखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि बल्ब के आसपास क्या हो जाता है, प्रकाश आ जाता है, मतलब प्रकाश में क्षेत्र होता है। इसी प्रकार इस आवेश के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इस तरह से इसके आसपास क्षेत्र बन जाता है। अब इस क्षेत्र में किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है। तो हम यहाँ पर किसी आवेश Q नोड, जो कि परीक्षण आवेश कहलाता है, क्या बोलते हैं इसको हम, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश और जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं हम स्रोत आवेश। स्रोत आवेश जब हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, इस परीक्षण आवेश को इसके विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं, तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में क्या कह सकते हैं, हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के लिए कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बारे में बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के। सबसे पहला पॉइंट है कि सर्वप्रथम इसके बारे में वैज्ञानिक फेराडे ने जानकारी दी। विद्युत क्षेत्र के बारे में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया, फेराडे के द्वारा। फिर स्रोत आवेश की परिभाषा हम यहाँ पर देखते हैं। तो स्रोत आवेश वो आवेश जिसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, या वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्या कहलाएगा, स्रोत आवेश। और इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कौन सा आवेश होता है, परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जो विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करता है। इसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका मान पॉजिटिव, धनात्मक और अत्यल्प लिया जाता है, बहुत कम लिया जाता है। अत्यल्प इसलिए लिया जाता है ताकि इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करे या ना कर पाए। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम विद्युत क्षेत्र के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं, वो ये है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये, सदिश राशि। और इसकी दिशा ये जो परीक्षण आवेश आकर्षित होगा तो सीधा अंदर की ओर गति करेगा, प्रतिकर्षित होगा तो सीधा बाहर की ओर गति करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस परीक्षण आवेश की गति की दिशा में ली जाती है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस तीव्रता में सीधा सा है कि ये जो परीक्षण आवेश जो है इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में कितनी तीव्रता से आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लेते हैं कि किसी परीक्षण आवेश Q नोड को हम किसी आवेश स्रोत आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं, तो यहाँ पर इस परीक्षण आवेश पर F बल लग रहा है। कितना बल मान लिया हमने, F बल लग रहा है। तो बल और परीक्षण आवेश Q नोड का जो अनुपात होगा वह इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। इसे हम E वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो E वेक्टर बराबर क्या हो गया, F जो उस परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है अपॉन Q नोड। अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि Q नोड बराबर 1 कूलाम, मतलब जो परीक्षण आवेश है उसका मान हमने 1 कूलाम मान लिया, तो E वेक्टर बराबर कितना बच गया अपने पास, F वेक्टर बच जाएगा। तो हम यहाँ पर आसानी से ये कह सकते हैं कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखने पर जो बल लगता है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखने पर जो बल लगता है वह बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाते हैं। अब इसका मात्रक देखें तो इसका मात्रक तो F का मात्रक न्यूटन और 1 कूलाम,
तो न्यूटन प्रति कूलम। क्या हो जाएगा मात्रक इसका? मात्रक हो गया इसका न्यूटन प्रति कूलम, या फिर इसको हम वोल्ट प्रति मीटर भी कहते हैं। ठीक है। इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा हो जाएगी अपने पास m1 L1 T-3 A-1। विमा कैसे है? ये बल की विमा ऊपर रख दो, यहाँ पर F की जगह m1 L1 T-2 और यहाँ Q की विमा रख दो, फिर इसको सोल्व करने पर ये विमा हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जनरली जो होता है परीक्षण आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। अगर ये इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करे, मतलब ये धन आवेश हो, तो लंबवत बाहर की ओर। कहाँ होगा? लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा। और अगर आकर्षित करेगा तो लंबवत कहाँ हो जाएगा? अंदर की ओर, इस तरह से। तो लंबवत बाहर और लंबवत अंदर की ओर ये परीक्षण आवेश या फिर ये विद्युत क्षेत्र होता है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र देखें तो हमें किस तरह का मिलेगा? इस तरह का, ये बाहर की ओर। ठीक है। और माइनस क्यू आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र देखें तो कैसा मिलेगा हमें? लंबवत अंदर की ओर। लंबवत, ये ध्यान रखना है, लंबवत बाहर और लंबवत अंदर की ओर ये हमें विद्युत क्षेत्र मिलता है। अब आगे बात करते हैं हम विद्युत बल की। विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी हम हमारे बहुत काम आता है, आगे चैप्टर में बहुत काम आएगा अपने। तो अभी अभी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखी थी कि ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोड। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एफ का मान निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा? वो क्यू नोड इंटू ए वेक्टर। ये जो बल है यही क्या कहलाएगा? अपना विद्युत बल। किसी भी आवेश के कारण या परीक्षण आवेश से विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर जो बल लगता है वो हम विद्युत बल कहते हैं। कोई आवेश है जैसे ये क्यू नोड है, इस पर इस विद्युत क्षेत्र में कितना बल लग रहा है? एफ बल लग रहा है, इसे हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये कोई स्रोत आवेश क्यू यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ से हमें स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु आवेश P के कारण, ये बिंदु आवेश हैं या स्रोत आवेश हम इसको कह सकते हैं। इस आवेश के कारण हमें स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम इसके परीक्षण के लिए इस बिंदु P पर एक अत्यल्प व धन आवेश क्यू नोड या कह सकते हैं परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं। तो इस परीक्षण आवेश को लेकर आने से हमें क्या पता लग गया कि इस क्यू आवेश, ये जो क्यू आवेश था, हम इस आवेश को प्लस क्यू मान लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश व परीक्षण आवेश क्यू नोड के मध्य कूलम्ब बल, इनके मध्य बल लगेगा तो उसका मान कितना होगा? अब दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलम्ब बल होता है, तो इस कूलम्ब बल का मान कितना हो जाएगा? F। तो हमारे पास हो गया F वेक्टर बराबर K Q1 मतलब ये कैपिटल Q, तो ये कैपिटल Q, और Q2 मतलब Q नोट अपॉन R स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या कहाँ पर होगी? P से बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। तो लंबवत बाहर की ओर है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये बिंदु A है और वो बिंदु P है, तो हम कैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं? A से P की ओर। कहाँ होगी इसकी दिशा? A से P की ओर, लंबवत बाहर की ओर। अभी बल हो गया। अब हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा लिखी थी हमने, उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या थी परिभाषा इसकी? हमने इसमें कहा था कि E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन क्यू नोड, ये बोला था। अब यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो हमें मान मिलेगा E वेक्टर बराबर F का मान रख दो क्यू नोड अपॉन R स्क्वायर, और बटा में क्या आ जाएगा? क्यू नोड। इस क्यू नोड से ये क्यू नोड कैंसिल, तो अपने पास E वेक्टर बराबर क्या मिल गया? Q अपॉन R स्क्वायर। ये होता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि E जो है
वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो अगर हम ई विद्युत क्षेत्र और दूरी r के मध्य ग्राफ बनाएं, ये विद्युत क्षेत्र इधर ले लेते हैं और r इधर ले लेते हैं। अगर इनके मध्य ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा? परवलयाकार। कैसा मिल जाएगा? ये परवलयाकार। ये हमें ध्यान रखना है, परवलयाकार। ठीक है, समझ में आया? अब अगर इस स्रोत आवेश Q और यहाँ से इस बिंदु P के मध्य कोई माध्यम रख दिया जाए और उस माध्यम का परावैद्युतांक हम मान लेते हैं एप्सिलॉन m हो, तो अपने पास विद्युत क्षेत्र E का मान कितना आया? E का मान अपने पास आया k Q/r²। अब चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड होता है। एप्सिलॉन नोड हम काम में ले रहे हैं निर्वात के लिए, लेकिन यहाँ पर माध्यम रख दिया गया है, तो एप्सिलॉन नोड की जगह हम क्या काम में ले लेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन m और एक Q/r²। ठीक है। अब हम परावैद्युतांक की या अपेक्षित विद्युतशीलता की परिभाषा से हम क्या जानते हैं? परावैद्युतांक की परिभाषा से क्या जानते हैं हम? अपेक्षित विद्युतशीलता परावैद्युतांक ई आर बराबर एप्सिलॉन r बराबर माध्यम में विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। अब हमें यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन m बराबर क्या मिल गया? एप्सिलॉन नॉट डॉट एप्सिलॉन r। ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में। तो हम माध्यम में विद्युत क्षेत्र EM बोल देते हैं इसको। तो EM बराबर क्या मिल जाएगा हमें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और जो बचा हुआ है 1/एप्सिलॉन r, उसको इधर रख देते हैं। ठीक है। कैसे किया मैंने? जैसे मान लीजिए अपने पास ये यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो EM बराबर कितना बन जाएगा अपने पास? ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड और एप्सिलॉन r। ये एप्सिलॉन m की जगह ये मान रख दिया मैंने यहाँ से उठाकर। ठीक है, Q/r²। जब इस मान को चेंज करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/r² को कोष्ठक में लिख लो, बाकी इसको अलग लिख दो। तो ये EM बराबर ये पूरा का पूरा किसकी वैल्यू हो गई? ई नोड मान लेते हैं। निर्वात में विद्युत क्षेत्र जो हमने पहले निकाला था उसके बराबर बटा क्या आ गया? एप्सिलॉन r। मतलब माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 1/एप्सिलॉन r गुना होती है। ठीक है। क्या फिर यूँ कह सकते हैं कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है और निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है। क्लियर? अब हम जैसे हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था वैसे ही आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इसमें भी हम सेम उसी तरह से काम लेंगे जिस तरह से हमने आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। वहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत में आवेश अदिश राशि हैं, इसीलिए वहाँ पर हमने बीजगणितीय योग को काम में लिया है। और विद्युत क्षेत्र चूंकि सदिश राशि हैं, इसीलिए हम बीजगणितीय योग की जगह यहाँ पर सदिश योग की बात करेंगे। तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र का मान अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इसके अनुसार किसी बिंदु पर विद्युत आवेश, किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होगी। वहाँ बीजगणितीय योग आया था और यहाँ पर क्या आया था? सदिश योग। अब मान लेते हैं कोई आवेश Q नोड है, स्थिर आवेश, इस पर आसपास स्थित अन्य आवेश जैसे Q1, इसके कारण दूरी यहाँ पर R1 और इसके कारण यहाँ पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र E1 मान लेते हैं, E1 वेक्टर। इसी तरह से Q2 आवेश, इसके कारण दूरी R2 और इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है E2 वेक्टर। ऐसे Q3 दूरी R3 और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E3। इसी तरह से यहाँ पर Qn तक ये कितने भी हो सकते हैं, ये दूरी Rn और ये विद्युत क्षेत्र En वेक्टर यहाँ पर लग जाएगा। तो Q नोड पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर कितनी हो जाएगी? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस यहाँ डैश करके En वेक्टर तक पहुँच जाएगी। अब E वेक्टर बराबर मान कितना होता है इसका? K और Q1।
जैसे Q1 के कारण Q नोड पर लग रहा है तो वही आवेश आएगा जिसके कारण लग रहा है। तो Q1 जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा था, इस आवेश के कारण इस पर लग रहा है तो ये तो प्रेक्षण आवेश हो गया, इसके कारण लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने कैपिटल Q लिया है। तो यहाँ पर जिसके कारण लग रहा है उसी को लेंगे अपॉन R1²। इसकी स्थिति सदिश जो है या दिशा जो है वो R1 कैप ले लेते हैं। ऐसे KQ2 R2 और यहाँ पर R2 कैप KQ3 R3 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आएंगे और यहाँ पर R3 का कैप प्लस, अब टू कहाँ तक चल जाएगा ये, प्लस KQN अपॉन RN का स्क्वायर और R कैप N। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या क्या कॉमन आ गया, K कॉमन आ रहा है तो हम K कॉमन ले लेंगे। बाकी बचा हुआ क्या आ गया, Q1 R1² R1 कैप, Q2 R2² R2 कैप प्लस Q3 R3² R3 कैप प्लस कहाँ तक QN RN² और R कैप N। अब यहाँ से इनको हम सिग्मा के रूप में लिखेंगे तो K सिग्मा I बराबर 1 से कहाँ तक N तक, QI RI का स्क्वायर और RI का कैप, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो वो बहुल आवेश या फिर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट, अपने इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, वो है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में आज हम बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इन पॉइंट्स की समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट, सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो प्रेक्षण आवेश यहाँ काम में लेते हैं हम, ये प्रेक्षण आवेश स्रोत आवेश के कारण जहाँ गति करता है काल्पनिक पथ, तो विद्युत क्षेत्र में किसी प्रेक्षण धनावेश द्वारा चला गया काल्पनिक मार्ग ही विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इनके गुणधर्म में नंबर सबसे पहला नंबर आता है विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से लंबवत बार की ओर, ये धनावेश है, इससे लंबवत बार की ओर, कहाँ होगी, लंबवत बार की ओर, जबकि ऋणावेश से लंबवत अंदर की ओर, कोई ऋणावेश होगा तो इसमें लंबवत अंदर की ओर ये जाएगी। इन छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। विद्युत बल रेखा सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। अब मान लीजिए अपने पास एक धनावेश है और ऋणावेश है, क्योंकि धनावेश से निकल रही हैं और ऋणावेश पर क्या कर रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, तो अगर शुरू होगी तो कहाँ से, धनावेश से, और एंड होगा तो कहाँ पर होगा, इनका ऋणावेश पर। आ रहा है समझ में आपको, क्योंकि यहाँ से तो बाहर निकल रही है और यहाँ पर अंदर जा रही हैं, तो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर ये समाप्त होती हैं। ऋणावेश से कभी भी विद्युत बल रेखाएं नहीं निकल सकती, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाएगी। इनका ध्यान रखना, ये यहाँ से आकर और इधर नहीं आ सकती, ये इधर से इधर ही जाएगी, यही रहेगी इनकी डिस्टेंस, ये दूसरी तरफ से नहीं चल सकती। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट देखिए, अब तीसरे पॉइंट में अपने पास लिखा हुआ है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। ये मान लेते हैं विद्युत बल रेखा है, इसके किसी बिंदु P पर हम विद्युत कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगी। जिस भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगी। ठीक है। नंबर 4, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। जैसे ये दो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये, ठीक है, ये इस तरह से, तो दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि काटे तो उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। अब हमने मान लिया कि ये दो विद्युत बल रेखाएं P और Q, इनके किसी बिंदु A पर हमने अभी पिछले वाले पॉइंट में पढ़ा कि इस वाली स्पर्श रेखा पर अगर हम बल रेखा पर अगर स्पर्श रेखा खींचें
तो इसके विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी, ये क्यू वाले को। और अगर इस पर स्पर्शरेखा खींचें तो इसकी स्पर्शरेखा ये ई पी वाले को व्यक्त करेगी। अब हम देख सकते हैं एक ही बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, एक तो ई पी और एक ई क्यू। अब एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ध्यान रखना है, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, एक समान व समरूप विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समदूरस्थ होती हैं। जैसे मान लो ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है ये, तो इनके कारण जो विद्युत बल रेखाएं बनेगी वो समांतर और एक दूसरे से कैसी होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। ये बिल्कुल समांतर और एक दूसरे से समदूरस्थ हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 6, दो समान प्रकृति व समान परिमाण के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अर्थात इस बिंदु पर रखा कोई आवेश सदैव स्थिर व संतुलन में रहेगा, इसे उदासीन बिंदु कहते हैं। मान लीजिए दो समान प्रकृति के ये प्लस क्यू आवेश हैं और ये भी प्लस क्यू आवेश हैं, तो इससे विद्युत बल रेखा और इससे विद्युत बल रेखा यहाँ से आएगी और इधर चली जाएगी, यहाँ से भी इस तरह से इधर चली जाएगी, क्योंकि इन दोनों से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। तो ये विद्युत बल रेखाएं इस तरह से निकल सकती हैं इनकी। तो यहाँ का इनको मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु ऐसा बच जाएगा जहाँ पर कोई विद्युत बल रेखा नहीं होगी। अगर इस बिंदु पर हम किसी आवेश को रख दें तो वो स्थिर रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर विद्युत बल रेखा है ही नहीं, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र लागू ही नहीं हो रहा। ठीक है, इसको हम उदासीन बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये विद्युत बल रेखा है, अगर ये लंबाई ये लंबाई है इनकी, ये लंबाई के अनुदिश ये इस तरह से इनकी विद्युत बल रेखाएं होगी, ये इस तरह से अगर ये सिकुड़ती हैं, इसका मतलब है इनके मध्य आकर्षण बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है इनके मध्य? आकर्षण बल। और अगर ये फैल रही हैं, एक दूसरे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब ये देखो यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा, अगर फैलेगी तो कौन सा? प्रतिकर्षण, और अगर सिकुड़ेगी तो कौन सा? आकर्षण बल इन पे लगेगा। ठीक है, तो 7 और 8 दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। पॉइंट नंबर 9 देखिए, विद्युत बल रेखाएं कभी भी धातु के गोले के अंदर प्रवेश नहीं करती। धातु के गोले के अंदर प्रवेश नहीं करती। अगर धातु के गोले के अंदर प्रवेश करेगी तो इनके पास जो आवेश हैं वो सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाएगा? इसके पृष्ठ पर। तो अंदर तो विद्युत बल रेखा है नहीं, क्योंकि अंदर आवेश रह ही नहीं सकता, विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र E का मान, धातु के गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र E का मान 0 होता है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 10, विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि ये इधर से इधर तो जा सकती हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए ये बंद वक्र नहीं बनाई। बंद वक्र तो इससे कहेंगे हम कि यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से भी यहाँ चली गई, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं जितनी पास पास होगी विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। जैसे मान लेते हैं ये अपने पास, ये देखिए ये यहाँ की बात करें तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? प्रबल। यहाँ थोड़ी दूर दूर नजर आ रही है तो यहाँ पर कैसा होगा? दुर्बल। और यहाँ बिल्कुल कम नजर आ रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल दुर्बल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। तो वैसा भी समविभव पृष्ठ हो, जैसे इसी की बात कर लेते हैं, ये समविभव पृष्ठ है तो इससे विद्युत बल रेखाएं कैसी हैं? लंबवत। ठीक है, या तो लंबवत बाहर की ओर या लंबवत